नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन और भाज्य गुणनखंडन के साथ ही अभाज्य गुणनखंडन की विधियां भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे गुणनखंडन क्या है ये पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। गुणनखंडन किसे कहते हैं तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब हम किसी संख्या के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह गुणनखंडन कहलाता है। तो जब हम किसी संख्या के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, कोई सी भी संख्या है जब हम उसके गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वह गुणनखंडन कहलाता है। यानी कि हम कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ पे 36 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणित 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणित 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंडन। क्या हो जाएगा, गुणनखंडन। तो इस प्रकार जब हम किसी संख्या के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में, यहाँ हम किस रूप में लिख रहे हैं गुणनखंडों को, ये एक गुणनखंड है 2 और ये एक गुणनखंड है हमारा 18। तो दो गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी कि इनको हम गुणा के रूप में लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्या, गुणनखंडन। यानी कि जो गुणनखंड है हमारे, गुणनखंड और गुणनखंड मिलके क्या बना देते हैं, ये गुणनखंड 1 2 है हमारे पास और ये गुणनखंड ये है हमारे पास गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड है हमारे पास, तो इन दोनों गुणनखंडों को हम क्या बोलेंगे, गुणनखंडन। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि यानी कि हम जो गुणनखंड निकल रहे हैं, गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंडन कहलाता है। हम यहाँ पे जो सरल भाषा में लिख लेते हैं, गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंडन कहलाता है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो परिभाषा बन गई है यहाँ पे। गुणनखंडों को, ये गुणनखंड है 2 और 18, इसी प्रकार हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। तो 12 के खंडन क्या हो जाएंगे, तो 12 के हम निकालेंगे तो 2 और 6। तो ये दो जो गुणनखंड है, ये दोनों जो गुणा के रूप में है, इनको हम जो एक गुणनखंड है 2 हमारा, ये पहला गुणनखंड है, ये गुणनखंड है, और एक गुणनखंड हमारे पास क्या आ रहा है, 6, ये आ रहा है गुणनखंड 6 आ रहा है। तो ये 2 गुणनखंड को हम गुणा के रूप में, क्या है, ये गुणा है, ये हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो गुणनखंडों को गुणा के रूप में लिखना ही गुणनखंडन कहलाता है। तो अब हम आपको जो आसान तरीके से समझाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड क्या होता है, साथ में परिभाषा भी समझाएंगे। तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंडन और भाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक 36 उदाहरण ले लेते हैं। 36 यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं और यहाँ पे हम आपको अभाज्य और भाज्य गुणनखंड समझाएंगे। तो हम यहाँ पे जो 36 है, 36 के जो है हम गुणनखंड निकालेंगे, क्या क्या होते हैं गुणनखंड और कितने प्रकार के गुणनखंड रहेंगे वो हम अलग अलग निकालेंगे। 36 में किस किस का भाग चला जाता है, तो हम यहाँ पे 36 का जो भाग देख के देखते हैं। 36 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का हम 36 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16, यानी कि जो 18 बार जाएगा इसका भाग 36 में। तो यहाँ पे 2 एकम 18 बार चला गया भाग यहाँ पे 36 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणित 18, यानी कि 2 का गुणा हम 18 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, अब हम 3 का भाग देख के देखते हैं 36 में।
तो 36 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ये गया 36 12 बार। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणित 12। इसी प्रकार 4 का भाग जाएगा क्या 36 में, देख के देखते हैं यहाँ पे हम 4 का भाग जाता है या नहीं। तो 4 का पहाड़ा पूरा चले जाएगा, 4 नमक की 36 है ना, तो ये पूरा चला गया 4 नमक की 36। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना, 4 गुणित 9 लिख लेंगे हम। आपको क्या करना है, 3 का गुणा 12 में कर देना है, 2 का गुणा 18 में कर देना है। तो इसका गुणा हम करेंगे तो सीधा जो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, और किसका भाग चला जाएगा 36 में और चला जाएगा भाग 6 का, तो हम यहाँ तक ही लेते हैं। और 12 का भी भाग चला जाएगा 36 में, लेकिन हम 12 तक नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे 6 तक ही जाएंगे। 6 कितनी बार 36, तो 6 गुणित 6 हो गया हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे हम अभाज्य और भाज्य संख्या की पहले अब परिभाषा लिख लेते हैं। तो अभाज्य यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन की परिभाषा लिख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन ये हमने लिख लिया। तो अभाज्य गुणनखंड को जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। यहाँ पे लिख रखा हमने गुणनखंडन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम भाज्य गुणनखंड की परिभाषा लिख लेंगे। यहाँ पे हम भाज्य गुणनखंड की परिभाषा लिखेंगे, भाज्य गुणनखंडन। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कंपोजाइट फैक्टराइजेशन कहा जाता है। तो भाज्य और अभाज्य गुणनखंड की हम परिभाषा लिख लेते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडन हम यहाँ पे गुणनखंडन कर रहे हैं सभी के, है ना। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडन करने पर अंत में अभाज्य संख्याएं बचती है, अभाज्य संख्याएं बचती है या रहती है, अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो परिभाषा नजर आ रही होगी, वे संख्याएं जिनके गुणनखंडन करने पर, हम यहाँ पे जो गुणनखंडन कर रहे हैं 36 के। इसी प्रकार यहाँ पे जो 2 गुणनखंड है 3 और 12, तो इसको गुणनखंडन पढ़ने के लिए 3 गुणित 12 ये गुणनखंडन है हमारा। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडन करने पर अंत में अभाज्य संख्याएं बचती है, अब अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिनके वह स्वयं की संख्या और सिर्फ 1-2 गुणनखंड रहते हैं। क्या रहते हैं, वह स्वयं संख्या और 1 रहती है, वह स्वयं संख्या और 1 रहता है, यानी कि सिर्फ दो ही रहेगी, दो गुणनखंड रहेंगे। क्या रहेंगे, 2 गुणनखंड रहेंगे, सिर्फ 2 गुणनखंड रहते हैं। कौन कौन से, वह स्वयं संख्या और 1, है ना। तो हम ये परिभाषा अच्छे से पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में, यानी कि अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वह संख्या और 1 रहता है अभाज्य संख्या में, सिर्फ दो ही गुणनखंड रहते हैं, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर अंत में अभाज्य संख्या, ये बहुत परिभाषा आपको समझनी होगी। इसी परिभाषा के अनुसार ही यानी कि अभाज्य संख्याएं बचती है, यानी कि वे संख्याएं कौन कौन सी रहेगी, सिर्फ 2 ही बचेगी, है ना अंत में, तो उनको ही क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं।
वे संख्याएं जिनके गुणनखंडन करने पर अंत में क्या बच जाती है? अंत में भाज्य संख्याएं अंत में भाज्य संख्याएं बच जाती है तो उन संख्याओं, तो वो क्या कहलाते हैं? अब भाज्य गुणनखंडन कहलाता है। तो भाज्य गुणनखंडन ये हो गया। और भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ एक और वह स्वयं संख्या यानी कि 2 गुणनखंड रहते हैं। यहाँ पे भाज्य संख्या में क्या रहता है? वह 2 या 2 से अधिक गुणनखंड रहते हैं। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड रहते हैं तो वे संख्याएं कौन सी हो जाएगी? भाज्य संख्याएं हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड और भाज्य गुणनखंड में जो डिफरेंस है वो क्या है। अब देखो यहाँ पे 2 और 18 कैसे हैं? यहाँ पे 2 तो एक प्रकार से कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 18 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 18 के और गुणनखंड जो है वो निकल सकते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड निकल सकते हैं। ये एक कैसी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या है। 18 कैसी संख्या है? एक भाज्य हम लिख लेते हैं, भाज्य संख्या। और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 3 और 12 में देखते हैं। 3 एक अभाज्य संख्या और 12 कैसी संख्या है? 12 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 4 और 9 ये दोनों संख्याएं कैसी है? इन दोनों में भाग चला जाएगा, है ना दोस्तों। 4 में 2 का भाग, 9 में 3 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 6 और 6 ये दोनों 4 और 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। और 6 और 6 ये भी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो हमको जब तक इसके जो गुणनखंड करने हैं वे संख्या जिनके गुणनखंड करने पर अंत में अभाज्य संख्याएं बचनी चाहिए। यहाँ पे बच रही क्या अभाज्य? अंत में नहीं बच रही। यहाँ पे भी अभाज्य संख्या नहीं बच रही, यहाँ पे भी नहीं बच रही। तो जो संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर अंत में भाज्य संख्याएं बच जाती है। यानी कि यहाँ पे जो बच रही है ये यहाँ पे ये कैसा जो गुणनखंड है? ये एक प्रकार से ये दोनों कैसे हैं? भाज्य गुणनखंडन है। एक प्रकार से भाज्य गुणनखंडन है ये। क्यों? क्योंकि वे संख्या जिनके गुणनखंडन करने पर अंत में भाज्य संख्याएं बच जाती है। यहाँ पे भाज्य संख्याएं बच रही है और यहाँ पे भी भाज्य संख्याएं बच रही है। इसी प्रकार यहाँ पे भाज्य संख्याएं नहीं बच रही है और यहाँ पे भी नहीं बच रही। तो ये एक प्रकार से अभी कोई से भी गुणनखंड में नहीं आ जाएगा, क्योंकि एक जो अभाज्य संख्या है और एक भाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है और यहाँ पे 12 भाज्य संख्या, यानी कि अभी इसको हम न तो अभाज्य गुणनखंडन बोल सकते हैं और ना ही भाज्य गुणनखंडन बोल सकते हैं। ये दो जो 3 और 12 और 2 और 18 इसको हम बोल सकते हैं ये भाज्य गुणनखंडन में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 और 9 और 6 गुणित 6 इनके जो अंत में भाज्य संख्याएं बच रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 2 गुणित अब 18 को और हम इसको तोड़ लेंगे। 18 को और हम तोड़ लेंगे यहाँ पे। तो 18 को हम यहाँ पे इसके जो फैक्टर जो गुणनखंडन निकाल लेते हैं भाग विधि के द्वारा। तो 18 के क्या निकल जाएंगे? 2 9 18। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 18 को 2 गुणित 9 लिख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 3 गुणित 12 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 3 गुणित 12 को हम लिख सकते हैं 12 को 2 चंग 12 हो सकता है, या फिर 3 चौक 12 भी हो सकता है ना। 3 चौक 12 भी हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 और 9 है तो 4 को हम तोड़ देंगे। तो 4 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुणित 2 भी हो सकता है। और यहाँ पे 9
9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, गुणित फिर 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, 2 तिया 6 हो जाता है। इसी प्रकार अभी तक यहाँ अब देखते हैं 2 गुणित 2, 2 और 2 कैसी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या, इसमें भाग और जाएगा। 3 और 3 कैसी संख्या है, 3 गुणित 3, ये अभाज्य संख्या है, और 4 कैसी है, भाज्य संख्या। ये भी अभी तक इस जो परिभाषा के अनुसार नहीं आया, क्योंकि अंत में हमको अभाज्य संख्या चाहिए। 2 गुणित 2, 3 गुणित 3, ये एक प्रकार से बन चुका है हमारा फैक्टर, कौन सा, अभाज्य गुणनखंडन। क्यों? क्योंकि अंत में हमारे पास 2 गुणित 2 यानी कि अंत में अभाज्य संख्या आ चुकी है, 2 आ चुका है, और 3, 2 और 3 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से कैसा गुणनखंड हमारे पास आ गया है, अभाज्य गुणनखंड आ गया है, और ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया है। लेकिन इसको हम और तोड़ेंगे, 2 गुणित 2 और 3 गुणित 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 गुणित 3 हो गया, और ये 2 गुणित 2 हो गया 4 को। अब देखो ये भी हमारे पास एक अभाज्य गुणनखंड बन गया, और ये भी हमारे पास एक अभाज्य खंडन बन गया है। ध्यान रहे ये अभाज्य गुणनखंडन बोलेंगे ना कि गुणनखंड बोलेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन हमारे पास आ गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणा 3। तो सभी से में ध्यान से देखो, सभी में जो संख्याएं एक जैसी आ रही है, आप चाहे किसी भी तरीके से करो, अंत में जो अभाज्य संख्याएं आएगी ही आएगी। कोई सी भी संख्या को आप लोगे, तो आप कोई सी भी संख्या को लोगे तो हमारे पास जो गुणनखंड आ रहे हैं वो अंत में यही आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे भी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आ रहा है। सभी में एक जैसी संख्या आ रही है, यानी कि पूरी सभी संख्याएं कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि भाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर अंत में भाज्य संख्याएं आ रही है तो वो भाज्य गुणनखंडन, और अंत में अभाज्य संख्याएं जिनमें भाग नहीं जा रहा है। किसी भी संख्या में भाग जा रहा क्या, 2 में अगर यहाँ पे सिर्फ भाज्य अभाज्य संख्याएं की परिभाषा हमने लिख रखी, वह संख्या यानी कि 2 और 1 बच रहा है। यहाँ पे 3 और 1 हमने बताया था पिछले वीडियो में, कोई सी भी संख्या रहती है उसके गुणे में हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पे 2 के साथ में कौन छुपा हुआ है, 2 गुणा 1 छुपा हुआ है। 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, पूरे में 1 का गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे में 1 का गुणा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है कि गुणनखंडन किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं और भाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पे न लिखना हम भूल गए थे। तो यहाँ पे जो भाज्य गुणनखंडन, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड करने पर अंत में भाज्य संख्याएं बच जाती है, भाज्य गुणनखंडन कहलाता है। अब जो गुणनखंडन हम 2 विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान विधियां रहती है। तो गुणनखंडन निकालने की 2 विधियां रहती है, एक तो ट्री रहती है ना, और एक हम फैक्टर ये वाली विधि जो भाग से हम निकालते जाते हैं। तो वो हम समझ लेते हैं, ये आप अच्छे से समझ लें कि गुणनखंडन किसे कहते हैं। अब हम समझते हैं जो ट्री के माध्यम से, ट्री फैक्टराइजेशन है ना। तो ट्री यानी कि वृक्ष है ना, वृक्ष जैसे वृक्ष की टहनियाँ रहती है उसी प्रकार हमको गुणनखंडन निकालने हैं। तो गुणनखंडन या गुणनखंड वृक्ष है ना, तो गुणनखंडन वृक्ष हम यहाँ पे निकालते हैं है ना, ट्री फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्री फैक्टराइजेशन। तो ट्री फैक्टराइजेशन क्या होता है, गुणनखंडन वृक्ष। हम यहाँ पे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 18 ले लेते हैं, हम यहाँ पे 18 ले लेते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है किधर की साइड बड़ी संख्या आएगी और किधर की साइड छोटी संख्या आएगी। तो 18 हमने संख्या ली, अब इसका हमने फैक्टर निकालना है, यानी कि पहाड़ा बोलना है। तो किधर छोटी लिखाएगी, इधर या इधर। तो हम पहाड़ा हमेशा इधर की साइड से बोलेंगे, यानी कि जो यहाँ पे इधर की साइड में छोटी संख्या आएगी और इधर की साइड में यानी कि दाएं, ये मेरा हाथ है दाएं की तरफ आएगी कौन सी संख्या, छोटी आएगी, और जो बायां हाथ है इधर की साइड में बड़ी संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 का भाग देते हैं, 2 नम 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 नमक की 18, पहाड़ा आना चाहिए आपको।
तो ये इधर की साइड छोटी संख्या, इसके बाद यहाँ पे फिर हम एक ट्री बना लेंगे। 9 का इधर की साइड में छोटी संख्या यानी कि 3 त्या 9। तो इस प्रकार जो गुणनखंड निकलेंगे 18 के, क्या क्या निकल जाएंगे गुणनखंडन, 18 के गुणनखंडन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 एक गुणनखंड है और एक 9 गुणनखंड है। इसी प्रकार 3 गुणनखंड है और 3, इन सभी का हम गुणा के रूप में लिखेंगे। गुणा के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास संख्या बन जाएगी कौन सी, उसको हम बोलेंगे गुणनखंडन। तो 18 के गुणनखंडन क्या क्या निकलेंगे, हमको ये 9 नहीं लिखना है क्योंकि 9 के तो हमने कर दिए फैक्टर, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। तो गुणा करके देख लो 18 आ जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 कम 12, 6 तियाँ 18। तो गुणनखंडन आपको करना है, गुणनखंडन वृक्ष इस प्रकार से करना। एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 36 ले लेते हैं। चलो 36 ले लेते हैं, इधर की साइड छोटी संख्या आएगी तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठी 16 हो गया, ये है ना। भाग दे दो, डायरेक्ट सीधे भाग देना है, 2 का भाग दो 1 में तो 2 एकम 2 बच रहा है 1, 16 हो रहा, 16 का 2 अट्ठी 16 हो रहा, 2 अट्ठी 16 हो रहा। अब यहाँ पे 18 का, यहाँ पे 2 का फिर भाग चला जाएगा 18, 2 नमकी 18 हो गया, 2 नमकी 18। इसी प्रकार आखिरी में बच रहा है 3 तियाँ 9। अब जो बच रही है संख्या आपको ये ही लेनी है, ये ही लेनी है इस प्रकार से। जिसके गुणनखंड खंड हमने निकाल लिए हैं, 18 के निकाल लिए हैं और 9 के भी निकाल लिए, उनको नहीं लिखना है। जो आखिरी में बच रही संख्या उसी को लेना है क्योंकि ये सभी अभाज्य गुणनखंडन है हमारे। तो यहाँ पे 36 के हम निकाल लेते हैं गुणनखंडन, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 गुण 24, 12 तियाँ 36। तो ये पूरा गुणनखंडन निकल गया। तो इस प्रकार आपको गुणनखंडन वृक्ष हमने समझा दिया। अब हम जो भाग विधि यानी कि फैक्टर निकालना हम सीखेंगे। तो हमने ये पहली विधि गुणनखंडन वृक्ष, जो गुणनखंडन वृक्ष के माध्यम से जो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडन निकाले। इसी प्रकार जो दूसरी विधि है हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, भाग विधि से गुणनखंडन निकालेंगे और गुणनखंडन के साथ गुणनखंड भी आपको समझाएंगे। गुणनखंड तो हम आपको समझा चुके हैं कौन कौन से रहते हैं। तो भाग विधि से गुणनखंडन निकालेंगे। हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, कोई सी भी, मान लेते हैं 64 ले लेते हैं, 64 या फिर कोई सी बड़ी संख्या ले लेते हैं। चलो 980 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे संख्या 980 है। एक तो हम भाग विधि से एक एक करके निकालते हैं, लेकिन ये भाग विधि से हम पूरे एक साथ जो गुणनखंड है वो निकालेंगे। एक एक करके गुणनखंड का भाग देते जाएंगे हम, कोई सी भी संख्या जिसका भाग चला जाता है। तो यहाँ पे 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 चौक 8। अब यहाँ पे फिर बच रहा 1, 2 नम 18। इसी प्रकार फिर 2 दूनी 4, फिर 2 चौक 8 और बच रहा कितना 1, 2 पंजे 10। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 4 5 आ रहा, आखिरी में 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भाग देंगे, तो यहाँ पे हम अब भाग देंगे 2 4 5 में, तो 2 का भाग नहीं जाएगा यहाँ पे, 5 का 2 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भाग दे के देखते हैं, 5 का चला जाएगा, 5 अट्ठू 5 चौक 20 हो रहा है, 5 नम 45 हो रहा है। इसके बाद 5 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट 7 का भाग देंगे, 7 7 49, तो और 7 एकम 7। तो अंत में हमारे पास जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 2 5 7 7। अब आपको यहाँ पे समझना है ये सभी क्या है, गुणनखंड है। ये क्या क्या सभी हैं, ये गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड। तो भाग विधि से हमने गुणनखंड निकाल लिए, तो 2 निकला, 2 फिर 5 फिर 7 7। अब गुणनखंडन क्या होते हैं, इनको हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। गुणनखंडन यानी कि 980 के गुणनखंडन। और 980 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 980 के गुणनखंड है 2 2 5 7 7। ये है गुणनखंड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। गुणनखंड लिखते हैं कैसे, ऐसे 2 2 5 7 और यहाँ पे 7, यहाँ पे गुणा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 7। तो इस प्रकार से 980 के गुणनखंड कौन से निकले, 2 2 5 7 7। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 980 के गुणनखंडन, तो गुणनखंडन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से गुणनखंडन निकल जाएंगे, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो ये गुणा के रूप में लिख दिए हमने। ये क्या लिख दिए हमने, गुणा के रूप में लिख दिए। तो हम इसको गुणनखंडन पढ़ेंगे। जब हम इनको गुणा के रूप में नहीं लिखेंगे
तो ये गुणनखंड कहलाएंगे, यानी कि एक एक अलग से रहते हैं वो गुणनखंड, और इस प्रकार गुणा के रूप में लिख लेते हैं तो ये गुणनखंडन कहलाएंगे। तो आपको अच्छे से समझना है, ये हो गई जो भाग विधि, इसमें इस प्रकार से जो गुणनखंडन निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं या गुणनखंडन निकालते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं आप। और जो गुणनखंडन वृक्ष, इस प्रकार से भी आप जो ट्री के माध्यम से भी आप जो गुणनखंडन निकाल सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जो गुणनखंडन क्या है, अभाज्य गुणनखंडन, भाज्य गुणनखंडन, साथ ही हमने अभाज्य गुणनखंडन की परिभाषा और भाज्य गुणनखंडन की परिभाषा भी आपको बताई, और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में भी आपको साथ में समझाते गए हैं हम आप इस वीडियो में। तो आशा है दोस्तों यह वीडियो की जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।